अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्येन अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बायोलॉजी की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है आरएनए। आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक बहुत ही वर्सटाइल मॉलिक्यूल जो ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर बहुत डाइवर्सिटी में, बहुत वैरायटी में फंक्शंस परफॉर्म करता है। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि आरएनए क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है। अब चूंकि ये वर्सटाइल मॉलिक्यूल है तो इसमें कितनी वैरायटी है, कितनी तरह के आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, और फिर आरएनए से रेलेवेंट वो तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम लेक्चरर लेवल पर हो, या स्कूल टीचर एग्जाम हो, या एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम हो, एमफिल पीएचडी लेवल का, कोई भी इंफॉर्मेशन हम स्किप नहीं करने वाले। इंशाल्लाह डिटेल में ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा और अपना फीडबैक भी लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में दें, क्योंकि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज को लेकर कि नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उनमें कौन सी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि मजीद ऐड कर दी जाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले आरएनए क्या है। आरएनए पूरा नाम बनेगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। नाम से पता चल रहा है ये न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के हैं, एक होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जिसे हम डीएनए कहते हैं, एक राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है जिसे हम आरएनए कहते हैं। तो डीएनए पढ़ चुके हैं हम पिछले लेक्चर में, वो आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में कि जो डीएनए होता है उसकी शुगर डीऑक्सी राइबोज है, इसकी शुगर राइबोज है, उसी के बेस पर बाकी डिफरेंसेस आते हैं। तो डिफाइन करते हैं व्हाट इज आरएनए। आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये भी काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बनता है, लेकिन वो न्यूक्लियोटाइड डीएनए से डिफरेंट होते हैं। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, इसके न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो ये एक पॉलीमर है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, जिसका इंपॉर्टेंट रोल है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। डीएनए की तरह ही ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के जरिए ट्रांसफर होती है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए के जरिए ट्रांसफर होती है। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन्स भी आरएनए से ही बनती हैं, उसमें से मुख्तलिफ तरह के आरएनए का रोल है। जीन रेगुलेशन, कौन से जीन को कितना काम करना है। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी में प्रोडक्ट्स बन रही हैं, लेकिन कम चाहिए या ज्यादा, किस वक्त चाहिए, ये सारी चीजें आरएनए कंट्रोल करता है, इसे जीन रेगुलेशन कहते हैं। और बहुत सारे रिएक्शंस में आरएनए एज ए एंजाइम भी काम कर लेता है, एज ए कैटालिस्ट। तो ये राइबोजाइम हम उसे बोलते हैं, वो भी आगे चल के देखेंगे। ये डीएनए के जैसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती है, सेव्ड इंफॉर्मेशन होती है डीएनए में। उसके मुकाबले में जो आरएनए की इंफॉर्मेशन है वो डायनेमिक है, एक लेवल से अगले लेवल पर, उससे अगले लेवल पर। जिस तरह के आप लोग देखते हो कि मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन है, तो मैसेंजर आरएनए को पढ़ेगा, ट्रांसफर आरएनए, और उसके मुताबिक अमाइनो एसिड लेकर आएगा, और राइबोसोमल आरएनए उन अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ता जाएगा, प्रोटीन बना देगा। तो इंफॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यूसली हम कह सकते हैं कि चेंज भी होती रहती है और फंक्शनिंग में भी रहती है। अब यहाँ पे हम एक जनरल सा आरएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आरएनए के स्ट्रक्चर में जो बेसिस है वो है एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन। एक फर्क तो यहीं पे आ गया, आपके पास थायमिन जो डीएनए में था उसकी जगह यूरासिल आ गया। अब यहां पर एक टेक्निकल मिस्टेक जो आप लोग कर सकते हैं वो आपको बता देता हूं। जब आप लफ्ज बोलते हैं तो आप थायामीन भी बोल सकते हैं, लेकिन थायामीन एक विटामिन का नाम है, ये थायमीन आप पढ़ेंगे। तो एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन डीएनए में होते हैं, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन आरएनए में होते हैं। दूसरी बात, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसमें वो इशू नहीं है, वो चेरगफ रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि एडेनिन और थायमीन बराबर होंगे, गुआनिन, साइटोसिन बराबर होंगे, वैसा कुछ भी नहीं है। एडेनिन और यूरासिल एक दूसरे से डिफरेंट क्वांटिटीज में हो सकते हैं, गुआनिन और साइटोसिन एक दूसरे से डिफरेंट क्वांटिटीज में होते हैं। बाकी सिलसिला वही चलता है कि शुगर और फास्फेट की ये बैकबोन चलती है, और इसके साथ नाइट्रोजनस बेसिस एक तरतीब से अरेंज होती है। वो खास तरतीब ही डीएनए और आरएनए की पहचान है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम डिस्कवरी की बात करें
तो जिस तरह डीएनए डिस्कवर हुआ था 1869 में एज ए न्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए को भी हम सेम लेवल पर जाकर डिस्कस करेंगे। शुरू में आरएनए को जस्ट एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल माना गया था डीएनए और प्रोटीन के दरमियान, लेकिन बाद में पता चला कि आरएनए और बहुत कुछ करता है। एज ए एंजाइम काम करता है, हम इसको राइबोजाइम कहते हैं। एज ए आरएनए इंटरफेरेंस काम करता है, ये भी हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। और एक हाइपोथेसिस है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, जिसके मुताबिक जब जमीन पर डीएनए इवॉल्व हुआ ही नहीं था, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए ही एज ए बेसिक जेनेटिक मटेरियल के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा था। ये प्रिमिटिव था, ये प्राइमोर्डियल था। आगाज में जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए के अंदर ही थी, यही स्टोर करता था, यही कैटालाइज करता था। लेकिन बाय टाइम डीएनए और प्रोटीन जो है वो इवॉल्व होती गई। तो कैटालाइज करने का काम ज्यादातर प्रोटीन्स ने संभाल लिया, स्टोरेज का ज्यादातर काम डीएनए ने संभाल लिया। सेल के अंदर अगर लोकेशन की बात करें तो ये न्यूक्लियस में भी है, न्यूक्लियोलस में भी है, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम्स के अंदर भी ये मौजूद है। और भी ये मतलब एक कॉमनली अकरिंग मॉलिक्यूल है, ये बहुत सारी लोकेशंस पर मौजूद होता है। कंपोजिशन की बात करें तो आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना है डीएनए की तरह। इसमें फॉस्फेट ग्रुप है डीएनए के जैसे ही, कोई फर्क नहीं है। वही नेगेटिव चार्जेस इस पर भी मौजूद है और वही बैकबोन इसी से बनती है। पेंटोज शुगर में फर्क आता है कि डीऑक्सीराइबोज नहीं है, राइबोज है। यानी कि कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी डीएनए में होती है वो आरएनए में देखने को नहीं मिलती। तो अगर आप इसकी शुगर बनाएंगे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब डीएनए में आप यहाँ पे जस्ट हाइड्रोजन शो करते हैं, इसमें यहां पर आप पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप शो कर सकते हैं। तो ये 5 कार्बन वाली शुगर यहां पर मौजूद होगी, जिसकी कार्बन नंबर 2 पर और 3 दोनों पर OH ग्रुप मौजूद होगा। और यहां पर इसके पास आप बना देंगे CH2OH ग्रुप और यहां पर OH ग्रुप। तो ये पेंटोज शुगर है, राइबोज शुगर इसके अंदर मौजूद है। अब ये जो कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन मौजूद है उसको केमिकली ज्यादा रिएक्टिव बना देती है, ये खूबी है। आरएनए ज्यादा आप वैरायटी में फंक्शन करते हुए देखते हैं, लेकिन इसका एक नुक्स भी है। वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये लेस स्टेबल है डीएनए के मुकाबले में। तो इसलिए जो आरएनए है इसको हम कहते हैं कि ये कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में स्टेबल है, कुछ में स्टेबल नहीं है। नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो थायमीन की जगह यूरासिल ने ले ली है। यूरासिल के पास मिथाइल ग्रुप नहीं है थायमीन की तरह, तो ये इससे थोड़ा डिफरेंट है। तो जहां पर आप देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। शुगर की कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेस अटैच है और कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। डिफरेंसेस डीएनए के साथ हमने काफी सारे देखे, तो उसको हम समराइज करें तो पहला डिफरेंस है कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मौजूद होना। और इसका फायदा ये होता है कि ये जो ऑक्सीजन मौजूद है कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की मौजूदगी, ये इसको कुछ इजाफी प्रॉपर्टीज देती है। एक प्रॉपर्टी तो ये है कि ये आरएनए एल्कलाइन मीडियम में सरवाइव नहीं कर पाता, हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो हम कह रहे थे डीएनए ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैंडी स्ट्रक्चर बना सकता है। जब आप आरएनए बनता हुआ देखते हैं तो उसके अंदर इस तरह लूप बने हुए नजर आते हैं, तो इस तरह के लूप आपको डीएनए में देखने को नहीं मिलते। तो उसकी वजह ये कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तीसरी, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर लेता है। जब आरएनए को एज ए एंजाइम काम करना हो तो उस वक्त ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास आरएनए पर यूरासिल, साइटोसिन, ये सारे न्यूक्लियोटाइड इस तरह अटैच होते हैं मुख्तलिफ लोकेशंस पर। दूसरा, यूरासिल और थायमिन का फर्क ये भी अभी हमने देख लिया। जो यूरासिल होता है ये एडेनिन के साथ पेयर करता है, तो थायमिन की जगह इसने ले ली। यूरासिल जो है ये बन सकता है साइटोसिन से भी, यानी कि अगर साइटोसिन का अमाइन ग्रुप निकाल दें तो यूरासिल बन जाता है। तो ये थायमिन के मुकाबले में इजीली अवेलेबल है। तो यही वजह है कि सेल को अगर आरएनए बार बार भी बनाना पड़े तो उसे किसी भी सूरत में यूरासिल की कमी नहीं होती। अब हम आरएनए का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। प्राइमरी लेवल पर बात करें तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, और इस सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल में आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज्ड है 5 to 3 या 3 to 5 डायरेक्शन में। तो डीएनए की तरह आरएनए के बनने की डायरेक्शन आप काउंट करेंगे 5 to 3। ये जो 3 to 5 लिखा है इसका मतलब कुछ और है। ये मतलब कुछ यूं बनेगा कि अगर आपके पास यहां पे शुगर है और इसके पास नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, और इसी तरह ये दूसरी शुगर है, इसके पास ये नाइट्रोजनस बेस और ये फास्फेट ग्रुप।
तो इसकी कार्बन नंबर 3 इसकी कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्ड करती है, तो इसीलिए 3 to 5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड मौजूद होते हैं। अच्छा, फिर जितना भी आरएनए खुद बनेगा डीएनए की तरह ही बनेगा 5 to 3 की डायरेक्शन में। ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। प्राइमरी स्ट्रक्चर बस इतना ही है, क्योंकि इसमें वो डबल हेलिकल नहीं बनना, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड नहीं बनने, 3.4 जो हम उसकी लेंथ देख रहे थे एक टर्न की वो नहीं देखनी, हमने इसका डायमीटर एज इट इज डिफाइन नहीं करना, तो वो चीजें इसमें नहीं है। तो प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल क्या होता है कि अगर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बना है इसमें फोल्डिंग्स बन जाए तो उससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। वो फोल्डिंग्स अब दो तरह की होती हैं। ये मैं आपको अगेन ट्रांसफर आरएनए की एग्जांपल दूंगा कि ट्रांसफर आरएनए में जो कंप्लीमेंट्री बेसिस होती हैं वो आपस में बॉन्ड कर लेती हैं। तो ये मैं ऐसे बना रहा हूं। अब ये जो कंप्लीमेंट्री बेसिस हैं ये इस पैटर्न पर आपस में बॉन्ड कर रही हैं। जहां पर ये बॉन्ड कर रही है ये पैटर्न वही है जो डीएनए में मौजूद होता है कि आमने सामने अगर कंप्लीमेंट्री बेसिस आ जाए वो जुड़ जाती हैं। इसको हम कहते हैं कैनोनिकल वाटसन क्रिक पेयर्स। ये होते हैं, ये नॉर्मल बात है। डिफरेंस कहां पे आ रहा है? डिफरेंस जहां पे नॉन कंप्लीमेंट्री बेसिस आएंगी वहां पे लूप बन जाएंगे। तो इस तरह के आपको लूप देखने को मिलेंगे, इन्हें हम कहते हैं नॉन कैनोनिकल पेयर्स या फिर इन्हें हम वोबल्स का नाम देते हैं। तो उससे ये हमारे पास एक वैरायटी आ जाती है आरएनए की फोल्डिंग में। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं आरएनए के। फिर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में देखें तो हमें कई डिफरेंट चीजें मिलती हैं। डिफरेंट चीजें मैं आपको समझा देता हूं। ये ऐसे ही है कि आपके पास एक बहुत बड़ी मशीन है और उस मशीन के बहुत सारे पार्ट हैं और हर पार्ट मशीन की कारकर्दगी में भी हिस्सा ले रहा है और अलग से भी काम कर सकता है। तो आरएनए के पास ये जो इजाफी लूप बनते हैं ये इजाफी काम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो हेयर पिन लूप बनता है, हेयर पिन लूप आपको दिखा देते हैं, यहां पर ट्रांसफर आरएनए में नेक्स्ट आएगा। ये जो लूप इस तरह करके बनता है इसे हेयर पिन लूप कहते हैं। हेयर पिन जो बालों में पिन लगाई जाती है वो कुछ इस डिजाइन की होती है, ठीक है, इसलिए इसे हेयर पिन कहते हैं। ये जो हेयर पिन लूप बन रहा है ये एक नॉर्मल सी बात है। ये हम कह सकते हैं कि नॉन कैनोनिकल बेस पेयरिंग से बना है। तो इसने क्या करना है हेयर पिन लूप ने? इट एक्ट्स एज ट्रांसफर आरएनए एक्सेप्टर स्टेम, या फिर ये प्री माइक्रो आरएनए के अंदर मौजूद होता है, या फिर ये ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने के काम आता है। आपने पढ़ा होगा कि जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है तो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस कहीं पर जाकर स्टॉप होती है। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। वो जो टर्मिनेशन होती है उसमें हेयर पिन लूप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जहां पर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा वहां पर वो हेयर पिन बना देता है और ये ट्रांसफर आरएनए के अंदर एज ए एक्सेप्टर स्टेम का काम करता है, या प्री माइक्रो आरएनए के अंदर मौजूद होता है, इसको भी हमने आगे देखना है, और ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट भी करता है। फिर छोटे छोटे बल्ज बन जाते हैं। बल्ज जो होते हैं वो लूप से थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो सारी कंप्लीमेंट्री पेयरिंग के दरमियान कहीं पर नॉन कंप्लीमेंट्री आ गई तो बल्ज बन जाएगा। तो ये प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ये बेंडिंग की वजह बनती हैं। फिर कुछ लूप हेयर पिन की बजाय अंदर इंटरनली बन जाते हैं। ये भी छोटे छोटे से लूप होते हैं। ये एज ए एंजाइम काम करने में हेल्प करते हैं, एक्टिव साइट बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर जंक्शंस बनते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर 3-4 जो हेलिक्स होते हैं वो एक ही जगह पर कन्वर्ज हो जाएं। तो ये फिर क्या होता है, ये ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि एक लूप भी बन गया, दूसरा भी बन गया, तीसरा भी बन गया। उसको फिर हम जंक्शन का नाम देंगे। वो सेंट्रल जंक्शन बनता है जहां से फिर क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हो गए, प्राइमरी सेकेंडरी। आरएनए के यही लेवल्स हैं। सम टाइम आरएनए फोल्डिंग से अगले लेवल पर चला जाता है, एक 3D स्ट्रक्चर के तौर पे सामने आता है। और ये काम क्या करता है? ये दो बड़े इंपॉर्टेंट काम करता है। एक, ये एज ए एंजाइम एक्टिवेट हो सकता है, एज ए राइबोजाइम वर्क कर सकता है। एक नया कॉन्सेप्ट है, आपने इसे कम देखा होगा, राइबो स्विच। आरएनए एज ए स्विच काम कर सकता है, यानी कि ये बगैर किसी प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट के किसी प्रोसेस को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकता है। तो हम टर्म क्या यूज करेंगे? राइबो स्विचेस। तो आरएनए की जो थर्ड लेवल है जिसे हम 3 डायमेंशनल फोल्डिंग कहते हैं, या फिर हम टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए कहते हैं, इसमें लॉन्ग रेंज इंटरेक्शंस होते हैं सेकेंडरी लेवल से अगले लेवल पर। तो इसमें माइनर मोटिव्स बनते हैं। एक कॉमन टर्शियरी इंटरेक्शन जहां पर एडेनिन बेस इंटरेक्ट करती है इनटू माइनर ग्रूव ऑफ हेलिक्स, कि जहां पर एडेनिन बेस होगी वो माइनर ग्रूव के अंदर इंटरेक्ट कर जाएगी, तो ए माइनर मोटिव बन जाएगा। ए फॉर एडेनिन है। समटाइम मेटल आयन जिस तरह के मैग्नीशियम और पोटाशियम है, ये आरएनए की फोल्डिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो मैग्नीशियम आयन क्या करता है? ये फास्फेट ग्रुप का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर देता है। जहां पर उसका चार्ज न्यूट्रलाइज होगा वहां पर आरएनए फोल्ड कर सकता है।
तो जहां पर वो फोल्डिंग करेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक रोल हो गया एडिनिन का, दूसरा रोल हो गया मेटल आयंस का, तीसरा रोल राइबोस्विचिस का है कि आरएनए कुछ मेटाबोलाइट्स के साथ मिलके, फॉर एग्जांपल ये आपके पास आरएनए है, ये कुछ मेटाबोलाइट्स के साथ मिलकर काम कर सकता है और एज ए स्विच काम कर सकता है, किसी प्रोसेस को ऑन या ऑफ कर सकता है। तो रेगुलेटरी आरएनए के मॉलिक्यूल जो होते हैं, अगर उनके अंदर शेप वाइज चेंजेस आ जाए किसी भी मेटाबोलाइट के बाइंड करने से, चाहे वो थायामीन, पायरोफॉस्फेट हो, एडेनिन हो, कोई भी चीज हो, तो वो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है, जीन एक्सप्रेशन को ऑन या ऑफ कर सकता है। तो ये थर्ड लेवल पे है। अब हम देखते हैं आरएनए की टाइप्स, जिसमें से मैक्सिमम एमसीक्यूज इस टॉपिक के आते हैं। तो आरएनए की दो टाइप्स हम पहले कर लेते हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग। कोडिंग में हमने मैसेंजर आरएनए पढ़ना है, तो डीएनए से जो इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट होती है उसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि डीएनए आपकी लाइफ का स्क्रिप्ट है, और जब ये स्क्रिप्ट थोड़ा बदलता है तो आप इसको ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। इकट्ठा लिखने में ट्रांसक्रिप्ट बन जाता है, जिसका मतलब होता है बदला हुआ स्क्रिप्ट। तो अगर एडेनिन के फॉर एग्जांपल डीएनए की सीक्वेंस थी AGCTA, तो इससे जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसकी सीक्वेंस ए की जगह होगी यू, जी की जगह सी की जगह जी, टी की जगह ए की जगह यू और ए की जगह यू। अब डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, तो डबल स्टैंडर्ड कुछ यू लिखा जाएगा, ए के साथ टी था, जी के साथ सी की जगह जी, टी की जगह ए और दोनों ए की जगह टी। अब ये वाली सीक्वेंस जो होनी चाहिए थी ये इसकी जगह ये बन गई, जहां पर टी होना चाहिए था वहां पे यू आ गया। ये बदला हुआ स्क्रिप्ट है। तो डीएनए से ये जो एक बदलाव आता है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर इस मैसेंजर आरएनए से बनती है प्रोटीन। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। वैसे तो ट्रांसलेशन तर्जमे को कहते हैं कि आप लैंग्वेज ही चेंज कर रहे हो, तो लैंग्वेज चेंज होगी। यहां पे कैसे चेंज होगी, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मैसेंजर आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बट प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। लैंग्वेज चेंज हो रही है इसलिए हम उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो मैसेंजर आरएनए वो कोड है, डीएनए से ये कोड बन के आता है जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और इसके हर एक ट्रिपलेट को, तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स को, सेट्स को हम फिर क्या नाम देंगे, उसे हम जेनेटिक कोड का नाम देते हैं। और इससे आगे फिर प्रोटीन बनने में हेल्प मिलती है, एक एक कोड एक एक अमीनो एसिड को कोड करता जाता है। नॉन कोडिंग जो हमारे पास आरएनएज है, जिन्हें एनसीआरएनए कहते हैं, ये आप एब्रीवेशन याद कर लिया करें ताकि जब ये रिपीट हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। नॉन कोडिंग जो आरएनए होते हैं इनमें पहली टाइप है राइबोसोमल आरएनए। ये कोई कोड लेकर नहीं आता, लेकिन आए हुए कोड को पढ़ना इसकी जिम्मेदारी है। राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस के बनने में और राइबोसोम के बनने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये राइबोसोम का मेन कैटालिटिक पार्ट है। प्रोकैरियोट्स के अंदर इसके जो साइज देखने को मिले हैं वो है 16s, 23s, 5s। यूकैरियोट्स के अंदर जो इसके साइज देखने को मिले हैं वो है 18s, 28, 5.8, 5s। एस फॉर स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग यूनिट है राइबोसोम का साइज देखने का। स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट्स में एक एक पीस होगा राइबोसोमल आरएनए का, लार्ज सब यूनिट्स में ज्यादा पार्ट होते हैं। काम क्या है, हमारी बॉडी में इससे ज्यादा कोई भी आरएनए नहीं पाया जाता। हमारी बॉडी का 80 to 90% आरएनए राइबोसोमल आरएनए होता है। यही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो इस टॉपिक में से आता है कि हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट आरएनए कौन सा है, राइबोसोमल आरएनए। उसकी परसेंटेज बताएं, 80 to 90% है। स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट यूकैरियोट के अंदर कौन सा होता है, प्रोकैरियोट के अंदर कौन सा होता है, लार्ज सब यूनिट में कौन से पीसीज होते हैं, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, ये आपने याद करना होता है। तो ये राइबोसोमल आरएनए है। तो राइबोसोमल आरएनए का स्ट्रक्चर आपको अमूमन इस तरह का देखने को मिलता है। ये थर्ड लेवल तक जाता है। इसके जो बॉन्ड्स हैं, इसकी जो डिस्कवरी है, इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी है, इसको डिस्कवर करने की जिम्मेदारी है थॉमस जेक और सिडनी आल्टमैन को। इनको 1989 में राइबोजाइम की डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज दिया गया था। ट्रांसफर आरएनए वो आरएनए है जो अमीनो एसिड्स को लेकर आता है और ट्रांसफर कर देता है राइबोसोम के पास ताकि वो उनको जोड़कर प्रोटीन बना सके। तो ट्रांसफर आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का, इसे हम क्लोवर लीफ कहते हैं। तो ये हमारे पास क्लोवर लीफ जैसा स्ट्रक्चर है। इसमें आपको लूप ये बने हुए नजर आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ लूप्स इसके अंदर बनते हैं।
और ऊपर इसके 3 प्राइम एंड पर अमाइनो एसिड अटैच होता है। ये पेपर में एमसीक्यू आता है कि अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए की किस साइड पर अटैच होता है, डी लूप, टी लूप, एंटीकोडॉन लूप या फिर 3 एंड। तो ये 3 एंड पर अटैच हो जाता है। यहाँ पर एक हाइपोथेसिस है, वुबल हाइपोथेसिस, ये भी फ्रांसिस और क्रिक की तरफ से आया था। ये हाइपोथेसिस ये कहता है कि एक एंटी कोड है जो किसी कोड को पढ़ने आया है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वोबलिंग होती है। वोबलिंग का मतलब ये होता है कि एक कोड का जो थर्ड पार्ट होता है वो वेरी कर सकता है। तो जब वो वेरी कर सकता है तो उस सूरत में क्या होगा कि एक एक कोड एक से ज्यादा अमाइनो एसिड्स को पढ़ने की वजह बन सकता है। तो एक कोड से एक अमाइनो एसिड आता है, सॉरी, एक से ज्यादा कोड एक अमाइनो एसिड को पढ़ने की वजह बन सकते हैं। तो जी भी सेम की वजह बनेगा, और अगर इसकी जगह कोई और आ जाता है तो वो भी सेम अमाइनो एसिड का ही कोड बन जाएगा। तो ये हमें जेनेटिक कोडॉन्स के अंदर ये वैरायटी देखने को मिलती है। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल है यूसीसी की और यूसीयू की, तो ये आप देख लें कि जो एंटी कोड पढ़ने आया है वो यूसीसी को भी पढ़ सकता है, यूसीयू को भी पढ़ सकता है। इस थर्ड पोजीशन को वोबल पोजीशन कहते हैं, और ये हाइपोथेसिस हमारे पास जो है वो सेम अमाइनो एसिड को लाने की वजह बनता है, इसे वोबल हाइपोथेसिस कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए को हर दफा अमाइनो एसिड पकड़ने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसे हम कहते हैं अमाइनोसाइलेशन। तो ये ट्रांसफर आरएनए है, इसने पकड़ना है अमाइनो एसिड को। एक एंजाइम आएगा जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ये एंजाइम अमाइनो एसिड को लोड कर देगा ट्रांसफर आरएनए पर, इस पर आकर बाइंड हो जाएगा और फिर ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये अमाइनोसाइलेशन कहलाता है। अच्छा, इसके बाद ये आरएनए की 2 टाइप्स होगी, नॉन कोडिंग में राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। थर्ड टाइप है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का काम होता है प्री मैसेंजर आरएनए स्प्लाइसिंग। अब ये मैं आपको समझाता हूं। होता कुछ यूं है कि डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो डायरेक्ट नहीं बनता। तो डीएनए से प्री मैसेंजर आरएनए बनना होता है। वो प्री मैसेंजर आरएनए स्प्लाइसिंग के बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के मुख्तलिफ तरह के मैसेंजर आरएनए बना सकता है। यानी कि एक प्री मैसेंजर आरएनए से 4-4, 5-5 तरह के मैसेंजर आरएनए बन सकते हैं। ये जो स्प्लाइसिंग है इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। इसके लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए जिसे हम कहते हैं स्प्लाइसियोसोम। तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स के साथ मिलते हैं और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, प्रोटीन के साथ मिलकर स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, ये आगे असेंबल होकर स्प्लाइसियोसोम्स बनाते हैं और स्प्लाइसियोसोम्स करवाते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। फिर माइक्रो आरएनए है। माइक्रो आरएनए का काम होता है कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस के बाद जीन को साइलेंस कर देना ताकि वो लगातार काम ना करती जाए, ऐसे ना हो कि लगातार प्रोडक्ट बनती ही चली जाए। तो ये शुरू में बनते हैं एज ए प्राइमरी माइक्रो आरएनए। प्राइमरी माइक्रो आरएनए पर न्यूक्लियस के अंदर एक एंजाइम काम करता है जिसे आरएनएज 3 एंजाइम कहते हैं, ड्रोशा भी कहते हैं। ये प्री माइक्रो आरएनए बनाता है। प्री माइक्रो आरएनए पर एक और एंजाइम काम करता है साइटोप्लाज्म में, डाइसर। इससे मेच्योर माइक्रो आरएनए बनता है। मेच्योर आरएनए माइक्रो आरएनए क्या करता है, ये आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बनकर मैसेंजर आरएनए को जाकर साइलेंस कर देता है ताकि वो गैर जरूरी प्रोडक्ट ना बनाए। कहने का मकसद ये कि आप कहते हो ना कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, उससे प्रोटीन बन गई। अब जब प्रोटीन की डिमांड पूरी होगी तो मैसेंजर आरएनए को खामोश भी तो करना है, वो जिम्मेदारी है माइक्रो आरएनए की। इसके बाद स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है, ये भी जीन साइलेंसिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ज्यादा स्पेसिफिक होता है पिछले से, और इसे हम स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए कहते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से बन के आता है और ये टारगेट करता है मैसेंजर आरएनए को, उसकी क्लीवेज कर देता है, उसको तोड़ देता है। लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, ये 200 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है, बहुत वैरायटी है इसके अंदर, और ये मौजूद होते हैं सेल के अंदर। इनका काम होता है एज ए रेगुलेटर काम करना। फिर सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल माइक्रो आरएनए स्पॉन्जेस के तौर पर काम करते हैं। ये बहुत सारी डिजीजेस को अगर हम स्टडी करें तो उसके अंदर ये हमें देखने को मिलते हैं। फिर दूसरे नॉन कोडिंग आरएनए में हमारे पास स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। पहले था स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए है। टीलोमरेज आरएनए है, क्रिस्पर आरएनए है। इसमें जो स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए है ये केमिकल मॉडिफिकेशन करवाता है राइबोसोमल आरएनए की और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए की।
टीलोमरेज आरएनए क्या करता है, ये टीलोमरेज का पार्ट है। टीलोमरेज वो एंजाइम है जो टीलोमेर को मेंटेन रखता है। क्रिस्पर आरएनए बैक्टीरिया और आर्किया के अंदर मौजूद होता है। ये कैस न्यूक्लियस एक्टिविटी करता है ताकि डीएनए और आरएनए को जब तोड़ना पड़े तो उस वक्त ये काम कर सके। फिर आरएनए का ये होगी टाइप्स। आरएनए बनता कैसे है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से बनता है। इसमें जो मशहूर तरीन एंजाइम है वो है आरएनए पॉलीमरेज। इसके आगे टाइप्स हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए बनवाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए बनवाता है। उसके अलावा जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और माइक्रो आरएनए वो भी इसी से बनते हैं। फिर आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो ये मोस्टली ट्रांसफर आरएनए बनवाता है। आरएनए एज ए एंजाइम भी काम कर सकता है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 1989 में नोबेल प्राइज मिला था थॉमस चेक को और सिडनी आल्टमैन को। इन्होंने एंजाइम की एज ए आरएनए की एज ए एंजाइम एक्टिविटी डिस्कवर की थी, तो उनको 1989 में नोबेल प्राइज मिला था। ये राइबोजाइम क्या करते हैं, एक राइबोजाइम है दैट क्लीव्स द 5 लीडर सीक्वेंस फ्रॉम प्री ट्रांसफर आरएनए। प्री ट्रांसफर आरएनए की जो 5 सीक्वेंस है उसको कट कर सकता है। फिर ये सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन है। डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों तरह के पार्ट होते हैं। नॉन कोडिंग पार्ट को इंट्रॉन कहते हैं, कोडिंग पार्ट को एक्सॉन कहते हैं। तो ये नॉन कोडिंग पार्ट को निकालने की जिम्मेदारी भी राइबोजाइम्स की है। फिर ये राइबोसोम का हिस्सा है। राइबोसोम जब एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ रहा होता है तो वो बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनवाने की जिम्मेदारी जो है वो राइबोजाइम्स की है। तो ये इनका हाइपोथेसिस हो गया, डिटेल होगी। अब आरएनए और डीएनए में फर्क देख लेते हैं। ये हम पिछले लेक्चर में भी देख कर आए हैं। आरएनए के पास राइबोस शुगर, डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोस शुगर। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। आरएनए में यूरासिल है, डीएनए में थायमिन है। आरएनए लेस स्टेबल है, डीएनए ज्यादा स्टेबल है। आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है, डीएनए लेस रिएक्टिव है। आरएनए का जो फंक्शन है वो ज्यादा वैरायटी में है, इंफॉर्मेशन स्टोर भी करता है, कैटालाइज भी करता है। डीएनए ज्यादातर स्टोर करता है। आरएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, डीएनए के बनने को रेप्लिकेशन कहते हैं, या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी एक प्रोसेस आप आगे चल के पढ़ेंगे। आरएनए की लेंथ वेरी करती है लेकिन ज्यादा बड़े नहीं होते। डीएनए की जो लेंथ होती है वो बिलियंस ऑफ बेस पेयर्स में हो सकती है। आरएनए की रिपेयरिंग कम होती है, डीएनए की रिपेयरिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आरएनए और डीएनए दोनों ही सेल के अंदर बेशुमार हिस्सों में पाए जाते हैं। आरएनए जरा ज्यादा हिस्सों में पाया जाता है। आरएनए के अंदर वैरायटी ज्यादा है, डीएनए में उतनी वैरायटी नहीं है जितनी आरएनए में होती है। आरएनए में कुछ मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज हैं जो हमसे रेलेवेंट है। जिस तरह डीएनए सीक्वेंसिंग होती है उस तरह आरएनए सीक्वेंसिंग भी होती है। इसके जरिए जीन्स का एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग हो जाती है। नोवल ट्रांसक्रिप्ट आप ढूंढ सकते हो, नोवल जीन्स ढूंढ सकते हो, वेरिएशन ढूंढ सकते हो। बहुत सारे प्रोसेसेस को आप स्टडी कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों में ये काम आती है। फिर सिंगल सेल आरएनए सीक्वेंसिंग। आरएनए सीक्वेंसिंग का नेक्स्ट लेवल, क्या आप ये देखना चाहते हो कि एक सेल जो है वो कितना म्यूटेंट है अपने पेरेंट सेल्स के मुकाबले में? आप हेट्रोजेनिटी को फाइंड आउट कर सकते हो, डिफरेंट सेल टाइप्स को और डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेवलपमेंट बाय टाइम ऑर्गेनिजम्स में किस तरह डाइवर्स होती है इस प्रोसेस के जरिए। आरएनए इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए हम जीन फंक्शंस को स्टडी करते हैं और इसमें हम मुख्तलिफ तरह के आरएनए को यूज करते हैं जीन्स को साइलेंस करने के लिए। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन अब बन रही हैं और मैसेंजर आरएनए वैक्सीन का यूज किया जाता है। जिस तरह कोविड-19 वैक्सीन है फाइजर की थी या बायोएनटेक की या मॉडर्ना की जो थी वो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन थी। फिर क्रिस्पर कैस सिस्टम, अगर आप किसी डीएनए या आरएनए को ब्रेक करके उसमें अपनी मर्जी का ट्रांसक्रिप्ट ऐड करना चाहते हो या स्क्रिप्ट ऐड करना चाहते हो तो उसमें क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी काम करेगी। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के जरिए हम आरएनए साइज और उसकी अबंडेंस को स्टडी कर सकते हैं। ये होगी आरएनए की मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज। अब लास्ट पर आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माना जाता है, बिल्कुल ठीक है। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये भी ठीक है। लेकिन जब डीएनए इवॉल्व नहीं हुआ था तब आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। उस हाइपोथेसिस को बोलते हैं आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस है, कोई तो प्रूफ देना पड़ेगा। तो पहला प्रूफ क्या है? आरएनए डीएनए की तरह इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। तो जो कर सकता है उसने कभी की है, तो ये आरएनए इंफॉर्मेशन को आज भी स्टोर कर रहा है। आरएनए रिएक्शंस को कैटालाइज कर सकता है, यानी कि जब प्रोटीन नहीं थी तब भी कोई तो था जो रिएक्शंस को कैटालाइज कर रहा था। आरएनए भी सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है और आरएनए के कोफैक्टर्स भी होते हैं, एनएडीएच, एफएडी, कोएंजाइम ए। तो इसका मतलब आरएनए बेस्ड सिस्टम एक बड़े अरसे तक चलता रहा है। तो आरएनए एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डाइवर्स मॉलिक्यूल है। दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो आरएनए के बगैर डीएनए के भी कोई माने नहीं है।
आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक में से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कई तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यूज बन सकते हैं। अच्छे से तैयार कीजिएगा। फीडबैक में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। इसके जो ज्यादा डिटेल नोट्स हम अपने सेशंस में देते हैं उसमें फिर एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज भी होते हैं। वो देने का मकसद ये होता है कि अगर कोई एग्जाम ओरिएंटेड होकर तैयारी कर रहा है, कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए हमारे लेक्चर से, उसके बाद वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करना चाहता है, तो डेफिनेटली वो हम सेशंस में कवर कर रहे हैं। सेशंस के बारे में मालूमात के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।